अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? वेलकम बैक। कल हम लोग ने एमबीओ कंक्लूड किया था और वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ एमबीओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। और हमने कल सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एफिकेसी थ्योरी बेसिकली एक दफा आई है वैसे अभी तक एग्जामिनेशन में। इट हैज बीन टेस्टेड ओनली वंस फॉर द टाइम बीइंग। एफिकेसी थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो बिलीफ है ये डिटरमिन करता है आपकी मोटिवेशन को। और जिन लोगों का बिलीफ हाई होता है दैट दे आर एबल टू अचीव अ टास्क, उनकी मोटिवेशन भी हाई होती है, और जिनका ये बिलीफ लो होता है उनकी मोटिवेशन भी लो होती है। दिस इज द क्वेश्चन अपेयर्ड इन योर एग्जामिनेशन रिगार्डिंग सेल्फ एफिकेसी। ये सेल्फ एफिकेसी का सवाल आया था। इट वाज अटेम्प्ट कौन सी थी ये? सेल्फ एफिकेसी वाज टेस्टेड इन सितंबर 18 में। सितंबर 18 में ये वाला क्वेश्चन टेस्ट हुआ था। People with strong self-efficacy are regarded as capable of performing well, as they are likely to view challenges as something to be accomplished rather than avoided. So what do you understand by the term self-efficacy, and discuss any 4 attributes of a person with strong self-efficacy. तो आपने 4 attributes बताने हैं, उसमें आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालेंगे, ये थॉट पैटर्न और थॉट प्रोसेस से, और मोटिवेशन की बात होगी, बिहेवियरल चॉइसेस की बात होगी। इसी फॉर एग्जांपल अ पर्सन विद हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, 6 चैप्टर का टेस्ट आपका इस वीक में होगा इंशाल्लाह। मैं लेट मी आस्क टीए से पूछ के मैं फिर करके ना, तो मैं कल तक इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा, ठीक। इस वीक में होगा डेफिनेटली। सेल्फ एफिकेसी जिसकी हाई होती है, दैट पर्सन विल बी पुटिंग इन मोर एफर्ट, परसिस्टेंस एफर्ट पुट करेगा। फेलियर को एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे एट्रीब्यूट करेगा फेलियर को, और बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स उसको स्टिमुलेट करेंगे। he will have a broader picture and he will embrace the big picture. long term view होगा, broad picture देखेगा. So all of these are the attributes of a person with high level of self efficacy. आज हमारी है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और आज हम बात करेंगे इक्विटी थ्योरी के ऊपर। पहले हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बुनियाद है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट हमने याद पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी 6th चैप्टर में। थ्योरी ऑफ रिएक्शन ये कहती है कि इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट एन एक्शन इज पॉजिटिव, उसका एक एक्शन पॉजिटिव है, एंड सिग्निफिकेंट अदर्स वांट हिम टू रिपीट दैट बिहेवियर। एक इंसान अगर ये माने कि उसका एक बिहेवियर पॉजिटिव है एंड सिग्निफिकेंट अदर्स वांट हिम टू बिहेव इन दैट मैनर, सो ही इज मोर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर। ये याद है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की बात की थी हमने, है ना? ये था ना कि अगर एक इंसान का एक बिहेवियर पॉजिटिव है और उसे पता है इस चीज का कि दूसरे लोग भी उसके इस बिहेवियर को पॉजिटिव समझते हैं, उसे पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है, वो ऑफिस में जब टाइम पे आता है तो उसकी तारीफ होती है, और उसके जो उसका जो बॉस है उससे अप्रिशिएट करता है, और उसे ये पता है उसे एग्जैक्टली मैंने आपको बच्चों की एग्जांपल दी थी कि जब बच्चे होते हैं छोटे, तो वो आप उनसे एक्शंस रिपीट करवाते हैं। यू मेक देम रिपीट सर्टेन एक्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि it is the belief that a favorable after effect strengthens the action that produced it. एक फेवरेबल आउटकम उस एक्शन को मजबूत करता है जिससे वो पैदा हो रही है, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, रिवर्स। an unfavorable outcome weakens the action that has produced it. An unfavorable outcome weakens the action that produced it, ठीक है। एक फेवरेबल आउटकम जो होगी वो उस एक्शन को स्ट्रेंथन कर देगी जिससे वो पैदा हो रही है। जैसे इसकी एग्जांपल देता हूं। एक एम्प्लॉई ने अच्छा काम किया और उसे अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड मिला, ठीक है। अब रिवॉर्ड जो है दैट इज अ फेवरेबल आउटकम, और बिहेवियर क्या था? उसकी परफॉर्मेंस। उसका एक्शन क्या था? उसकी परफॉर्मेंस।
सो जब आउटकम फेवरेबल होगा तो एक्शन जो है वो रिपीट होगा, वो अगली दफा फिर परफॉर्म करेगा, ही विल अगेन परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसी तरह अगर एक आपका आउटकम अनफेवरेबल है, इफ एन आउटकम इज अनफेवरेबल, एक एम्प्लॉई ऑफिस लेट आया और उसको डांट पड़ी। एन एम्प्लॉई रीच्ड ऑफिस अ बिट लेट एंड ही वाज स्कॉल्डेड बाय हिज बॉस, डांट पड़ी। नाउ द आउटकम इज अनफेवरेबल, आउटकम जो है वो अनफेवरेबल है, और ये आउटकम जो है ये क्या करेगा, ये उस एक्शन को वीक कर देगा, तो वो लेट नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर अगर वो लेट आया, अगर वो लेट आया तो वो उसके एक्शन को उसने वीक कर दिया, so his action was weakened। इसका मतलब है कि आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं दे आर फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन, एंड वी फर्मली अटैच द रिस्पॉन्सेज विद सेटिस्फैक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम एक सिचुएशन में अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने रिस्पॉन्सेज को अटैच कर देते हैं। ठीक है, सो इफ अ सिचुएशन इज रिपीटेड, if a situation is repeated, the action is more likely to reoccur। एक्शन जो है वो रेकर होगा, वो दोबारा आप उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे अगर वो सिचुएशन रिपीट होगी। बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट जो है इसकी अगर आप थोड़ी डिटेल में जाएं तो लॉ ऑफ इफेक्ट को 1905 में इनिशिएट किया गया था। इसका बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट था, कैट इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, कैट इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया जी साइंटिस्ट ने, सोशल साइंटिस्ट ने, वो बेसिकली एक बिल्ली के बिहेवियर को कंडीशन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल्ली को एक डब्बे में बंद कर दिया, उन्होंने बिल्ली को एक डब्बे में बंद कर दिया, और उस डब्बे का एक एग्जिट था, देयर वाज ओनली वन एग्जिट। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर एक ऐसा लेवर था जिसको प्रेस करने से एग्जिट खुल जाता था। ठीक है ना, बाय प्रेसिंग द लेवर द एग्जिट ओपनड। अच्छा, ऑब्वियसली जब बिल्ली को बंद किया डब्बे में तो नेचुरली बिल्ली ने कोशिश की बाहर निकलने की डब्बे से, लेकिन नहीं रास्ता मिला। सो इंसिडेंटली, हादसाती तौर पे, बिल्ली का जो पंजा था वो लिवर के ऊपर पड़ गया। बिल्ली का जो पॉ, जिसे पंजा कहते हैं, वो लिवर पे आ गया, और जैसे ही बिल्ली का पंजा लिवर पे पड़ा फौरन एग्जिट खुल गया और बिल्ली डब्बे से बाहर निकल गई। उन्होंने दोबारा बिल्ली को डब्बे में बंद किया। ठीक है, तो बिल्ली ने फिर बाहर निकलने की कोशिश की, और कोई 3 4 5 6 ट्राइज के बाद बिल्ली सीख गई कि लिवर के दबाने से डब्बे का एग्जिट खुल जाता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो कंडीशन हो गया। ठीक है ना, अब इस केस में फेवरेबल आफ्टर इफेक्ट क्या है, बॉक्स से एग्जिट होना। ठीक है ना, और एक्शन क्या है, लिवर का प्रेस करना। ठीक है ना, तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है लिवर का प्रेस करना, और रिस्पॉन्स क्या है, डब्बे से बाहर निकल जाना। ठीक है ना, तो बिल्ली ने जब ये सीख लिया, तो जब फॉर एग्जांपल फिफ्थ सिक्स टाइम जब बिल्ली को दोबारा डब्बे में बंद किया तो इट टुक नो टाइम, उसने 1 मिनट नहीं लगाया, उसने फौरन जाके लिवर को प्रेस किया और डब्बे से बाहर निकल गई। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, उन्होंने अब डब्बा चेंज कर दिया, मतलब देखने में बॉक्स वैसा ही था, लेकिन लिवर भी वैसा ही था, लेकिन अब लिवर को दबाने से एग्जिट नहीं खुलता था, अब लिवर को दबाने से करंट पड़ता था, लिवर को दबाने से करंट पड़ता था। जैसे ही बिल्ली ने लिवर को दबाया तो शी वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड, हाँ इतना करंट पड़ता था कि एकदम मतलब मर ही ना जाए, बस लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसे बिजली का झटका दिया उन्होंने। अच्छा, बिल्ली को डब्बे में बंद किया तो चूंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है ना कि आउटकम फेवरेबल है और एक्शन जो है वो रिपीट करना है, तो उसने फिर जाके बड़े मजे से जब लिवर को प्रेस किया तो उसे करंट पड़ा। ठीक है, दरवाजा एग्जिट नहीं खोला, उसने फिर प्रेस किया फिर करंट पड़ा, उसने फिर प्रेस किया फिर करंट पड़ा, कोई फिफ्थ सिक्स टाइम अब बिल्ली को ये पता लग गया कि नहीं ये तो काम खराब है, अब आउटकम जो है वो अनफेवरेबल है। नाउ द आउटकम इज अनफेवरेबल, ऐसा ही है ना, अब आउटकम इज नो मोर फेवरेबल, अब आउटकम जो है वो अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल आउटकम की वजह से वो एक्शन वीक हो गया। अब बिल्ली ने छठी दफा हिम्मत नहीं की होगी जाके लिवर को दबाए। इसी गॉट द पॉइंट। मैंने जैसे कहा कि करंट जो है वो इतना तेज नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन इतना डिस्प्लेयरेबल फीलिंग तो आती होगी ना डेफिनेटली। इसी सो रिस्पॉन्सेज, अब ये पढ़े जरा, रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग और अ प्लेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कैट इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल में प्लेजेंट स्टेट क्या है, डब्बे से निकल जाना। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, डब्बे के अंदर, आर मोर लाइकली टू अकर अगेन इन अ सिमिलर सिचुएशन। जब आप दोबारा उस सिचुएशन में आएंगे तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे सिमिलरली। और रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स क्या था जी? करंट का पड़ना, दैट प्रोड्यूस द डिस्कम्फर्टिंग, सॉरी रिस्पॉन्स क्या था आपका? वो लिवर को प्रेस करना जिससे करंट पड़ा, डिस्कम्फर्टिंग और एनोइंग अनप्लेजेंट इफेक्ट पैदा हुआ, ठीक है, उससे वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो डोंकी वाली स्टोरी, बिल्कुल वो कंडीशनड हो गया था ना डोंकी, ही वाज कंडीशनड, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस करती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है ये दो किस्म की है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी की दो शाखें हैं। एक है इंटरनल रीइंफोर्समेंट, हम अपने बिहेवियर्स को कंडीशन करते हैं, अपनी अपनी परसेप्शन को ट्यून करते हैं, इंटरनल रीइंफोर्समेंट। एंड एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट आगे फर्दर दो किस्म की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रीइंफोर्समेंट ब्रॉडली दो किस्म की है, इंटरनल रीइंफोर्समेंट भी और एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट भी है। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट आगे फर्दर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की शक्ल में आती है। बीएफ स्किनर एक बड़ा मशहूर मैनेजमेंट सोशियोलॉजिस्ट गुजरा है, इसने रीइंफोर्समेंट थ्योरी को मुतारिफ करवाया था। ये कहता है कि इंसान जो होता है वो ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढता है और सीक आउट और याद रखता है जो उसकी कॉग्निटिव सपोर्ट मुहैया करे प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड और प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को। हमारी फितरत है कि हम रीइंफोर्स करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को। ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट हमने परसेप्शन में पढ़ा था कि इंसान अपनी परसेप्शन के मुताबिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ऑब्वियसली मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर बिहेवियर, एटीट्यूड, ठीक है। तो एक कदम आगे अगर मूव करें तो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाती है कि हम फिर हमेशा उसी इंफॉर्मेशन से मोटिवेट होते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को कॉग्निटिव, कॉग्निटिव से क्या मुराद है? समझ बूझ की सपोर्ट, थॉट प्रोसेस की सपोर्ट मुहैया करे। इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इंसान का बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस का प्रोडक्ट होता है। तो जिस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस से आप गुजरते हैं आपका बिहेवियर ट्यून हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? ये वाला पैराग्राफ काट दें बेशक, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम इस थ्योरी को। रीइंफोर्समेंट थ्योरी की मेन असम्पशन है कि पीपल जनरली डू नॉट लाइक टू बी रॉन्ग, लोग गलत होना नहीं चाहते। They will feel uncomfortable when their beliefs are challenged and therefore seek out and remember only that information that proves their point. That proves their point. For example, जैसे वर्ल्ड ऑफ बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है, अगेन ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ कमेंट्री है। अभी तक ये वाली थ्योरी पेपर में टेस्ट नहीं हुई है, मतलब ये वाला पोर्शन टेस्ट नहीं हुआ, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट टेस्ट हो चुकी है पेपर में। प्री इलेक्शन पोल्स जब होते हैं तो लोग अपना माइंड बना चुके होते हैं कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है, और बहुत मुश्किल होता है उनके माइंडसेट को चेंज करना। ऐसा ही होता है ना, आपकी जो प्रेफरेबल पॉलिटिकल पार्टी होती है आप उसको सपोर्ट करते हो, फिर आप क्या करते हैं? आप उसी पार्टी की पॉजिटिविटीज को देखते जाते हैं, आप उसकी नेगेटिविटीज को इग्नोर करते हैं। ऐसा ही है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नून लीग के डाई हार्ड फैन हैं, अगर आप मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, तो आप हमेशा उनकी पॉजिटिविटीज को देखेंगे ना। देखें जी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पुल बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, मेट्रो स्टार्ट की है, आप नेगेटिविटीज को इग्नोर करेंगे। इसी एग्जैक्टली आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं रीइंफोर्स करना अपने अपने कॉग्निटिव सपोर्ट को। अजान हो ले 2 मिनट में।
सो पीपल वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं और वो रीइंफोर्स करते हैं, इसे कहते हैं रीइंफोर्स करना। वो रीइंफोर्स करते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को और अपने बिहेवियर्स को बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे ओनली फिल्टर आउट। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के मुताबिक इंटरनल रीइंफोर्समेंट के 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं। अगेन काफी हद तक ये टॉपिक मिलता जुलता है परसेप्शन के साथ। सिलेक्टिव एक्सपोजर, we only expose to that information which supports our view and we discredit the information which does not support our point of view. तो कहते हैं ना, a change or shift in attitude can be interpreted as an admission that the original belief was inaccurate or was inadequate. इंसान जब अपना बिलीफ चेंज करता है या इंसान जब अपना एटीट्यूड चेंज करता है तो वो ये बिलीव कर रहा होता है ना कि जो प्रीवियसली हेल्ड बिलीव था वो या गलत था या इनएक्यूरेट था या इनएडिक्वेट था। However, this is the crux of this theory. People generally do not like to be wrong. इंसान गलत कहलवाना या गलत होना नहीं चाहता, तो इंसान क्या करता है? He will avoid the information that may discredit their views in order to have their opinions challenged. So when faced with inconsistent information, the person may justify it by rejecting the information and or attacking the source of credibility, the credibility of the source. ठीक है, जैसे अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो बास टीवी चैनल्स आप ज्यादा देखेंगे, अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो आप जियो टीवी देखेंगे। ठीक है ना, तो people only manifest, people only expose themselves to the stimuli that are pleasurable and they will avoid the stimuli that may induce negative reaction. इसे कहते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं है, फिर आप सिलेक्टिव परसेप्शन करते हैं। इट इज नॉट 100% पॉसिबल इन प्रैक्टिस टू अवॉइड ऑल द इंफॉर्मेशन जो डिसोनेंट हो। डिसोनेंट का मतलब होता है ऑपोजिट टू योर बिलीफ्स। डिसोनेंट्स कहते हैं ऑपोजिट टू वंस बिलीफ। ठीक है, तो लोग जो हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव ही नहीं करते जो कि डिसोनेंट हो, जो उनके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट हो। ठीक है, एग्जैक्टली ARY फॉर BTR। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप let's say you are a voter of a supporter of a particular party and you get to know about the policy, again ये सारी कमेंट्री है, सिर्फ पढ़नी है आपने, इट्स ओनली कमेंट्री। ये वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स की एग्जांपल सिर्फ कमेंट्री के तौर पे दी जा रही है। आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और आपको पता लगा, जैसे एग्जांपल आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, आपके इल्म में पता लगा आया कि पनामा लीक्स हुए। अब एक तो आउटकम ये हो सकता है कि आप उस कैंडिडेट के मुतालिक अपना स्टांस चेंज करने, ऑल्टर योर स्टांस फॉर द पॉलिसी, और यू मे चेंज योर ओपिनियन ऑफ द कैंडिडेट। आप अपने कैंडिडेट के मुतालिक अपनी ओपिनियन चेंज कर लें, आप उसे बुरा समझना शुरू कर दें, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैपन। आप डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन आप उसकी पर्सनल इश्यू या पर्सनल इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। खाता है तो लगाता भी तो है जी, ये वाला बिलीफ पैदा कर लेना कि यू करप्शन हुई है, यू नो दैट there is something wrong but you will reduce the importance of that issue. कोई बात नहीं यार, अगर डॉलर खा भी लिए तो कौन सी बात है, खाता है तो लगाता भी तो है। ठीक है, वोटर या फिर वोटर सिलेक्टिव परसेप्शन में एंगेज हो जाएगा और मिस परसीव करता रहेगा कैंडिडेट की पोजीशन को इन ऑर्डर टू बेटर अलाइन विद देयर ओन स्टांस। ठीक है, मिस परसेप्शन में चला जाएगा। एंड देन देयर इज सिलेक्टिव रिटेंशन, पीपल ओनली रिमेंबर द इंफॉर्मेशन दैट इज कंसिस्टेंट विद देयर प्रीडिस्पोजिशन विद देयर ओन बिलीफ। आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंसान नापसंद है तो आपको हमेशा उसकी नेगेटिविटीज याद रहेंगी। वेल अभी मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा जो हालात जा रहे हैं मुल्क। वेल आप सिलेक्टिवली याद रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक समवन तो आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव चीजें याद रहेंगी, आप नेगेटिविटीज को इग्नोर करेंगे। और इफ यू डू नॉट लाइक समवन तो आपको हमेशा आप उसकी वही वाली इंफॉर्मेशन रिकॉल करेंगे जो कि नेगेटिव होगी, और ये आपकी जजमेंट को डिफाइन करती है। So people only retain the information that supports their pre-judgment. ठीक है, so जब भी कोई बंदा जो है वो किसी के बारे में, जैसे हमने याद है पढ़ा था स्टीरियोटाइप, हमने बात की थी स्टीरियोटाइपिंग की बात की थी। तो स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली इज सिलेक्टिव, इट इज सिलेक्टिव रिटेंशन। ठीक है, कि स्टीरियोटाइपिंग के अंदर a person perceives someone
on the basis of pre-held perception of the group to which the person belongs. सिलेक्टिव रिटेंशन कि आपको फौरन याद आ रहा है, आपको फौरन आप रिकॉल कर रहे हैं, तो दिस इज सिलेक्टिव रिटेंशन। ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी बड़ी वाइडली यूज होती है। अच्छा, यहां तक अभी तक क्वेश्चन अनटेस्टेड है पेपर में, असल क्वेश्चन यहां से आया है पेपर के अंदर। रीइंफोर्समेंट थ्योरी बड़ी वाइडली अप्लाई की जाती है एनिमल ट्रेनिंग के अंदर, चिल्ड्रन को बड़ा करने में, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का फोकस आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, भी सारी कमेंट्री, इट्स आल्सो कमेंट्री, सिर्फ पढ़ लें। असल कहानी यहाँ से है। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट दो किस्म की होती है। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट जो है ये दो किस्म की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट जो है ये दो किस्म की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का से क्या मुराद है? एक प्लेयरेबल आफ्टर इफेक्ट, एक प्लेयरेबल आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, विल इंक्रीज द बिहेवियर दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट, और वो रिस्पॉन्स जो है वो आप रिपीट करेंगे। एक प्लेयरेबल आफ्टर इफेक्ट जो है वो आपके उस बिहेवियर को मजबूत कर देगा जिससे वो पैदा हुआ है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस ऐड करते रहेंगे जब तक एक डिजायरेबल बिहेवियर आता रहेगा। एम्प्लॉय दफ्तर में टाइम पे आता है तो उसकी तारीफ करते हैं आप, तो एम्प्लॉय की तारीफ करना एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस है, और दफ्तर में टाइम पे आना एक डिजायरेबल बिहेवियर है। तो जब तक वो दफ्तर में टाइम पे आता रहेगा उसे रहेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका फायदा ये होता है कि द एम्प्लॉय इज मोर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर इन द फ्यूचर, दैट बिहेवियर विल रीअकर, वो बिहेवियर दोबारा रिपीट होगा। ठीक है ना, मतलब इसकी एग्जांपल देखें, रिसीविंग पब्लिक प्रेज, वेल डन, गुड जॉब, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। रिसीविंग अ बोनस फॉर अचीविंग अ सर्टेन टारगेट, रिसीविंग जॉब प्रमोशन फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जैसे एबीसी कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला बाय मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जिबिटिंग बेस्ट परफॉर्मेंस इन ऑटोमोटिव सेक्टर। ठीक है, तो ये आपको जो वो अवार्ड मिला ऑटोमोटिव सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस का, दैट वाज योर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज व्हेन तीन कंडीशंस, व्हेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट, जैसे ही परफॉर्म किया फौरन मिले, व्हेन डिलीवर्ड विद एंथुसियाज्म, जज्बे के साथ दी जाए, एंड व्हेन अकर्स फ्रीक्वेंटली। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में सितंबर 2016 में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? सितंबर 2016 के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, और पूछी थी और उसकी कंडीशंस पूछी गई थी। ठीक है, ये नंबर 2016 का क्वेश्चन इनका, इनफैक्ट हमने खोला है, ये था नंबर 9 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सितंबर से आइडेंटिफाई द 3 मार्क्स क्वेश्चन। जी अब आ रही है जी आवाज? कैन यू हियर? इज इट बेटर? ओके, इज इट क्लियर ना? चल, तो मैं बता रहा था ये क्वेश्चन था पेपर में, दिस वाज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सवाल था 3 मार्क्स का, डिफाइन करना था और सिचुएशन बतानी थी जिसमें मोस्ट इफेक्टिव होती है। सो दिस वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये इसकी डेफिनेशन है, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। यहां से आप इसे डिफाइन करेंगे यहां तक, और ये इसका
conditions है when it is going to be most effective. अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसके ऑपोजिट है, रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलाई फॉलोइंग अ डिजायर्ड बिहेवियर। यहां क्या है, रीइंफोर्सिंग अ स्टिमुलाई फॉलोइंग अ डिजायर्ड बिहेवियर, यानी जब तक एक डिजायर्ड बिहेवियर पैदा होता रहेगा आप स्टिमुलस को तारीफ करते रहेंगे एम्प्लॉय की जब तक वो टाइम पे आता रहेगा। यहां पे आपका जो स्टिमुलस है वो नेगेटिव है, जैसे डांटना एम्प्लॉय को, डांट डपट करना। अगर एम्प्लॉय लेट आ रहा है तो उसे डांटेंगे आप, और जैसे ही वो टाइम पे आना शुरू करेगा डांटना बंद कर देंगे। तो डांटना बंद करना बेसिकली इज द रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलाई, ठीक है, एंड दैट इज फॉलोड बाय अ डिजायरेबल बिहेवियर। जब तक अनडिजायरेबल बिहेवियर पैदा होता रहेगा डांट पड़ती रहेगी, और जैसे ही डिजायरेबल बिहेवियर पैदा होगा डांटना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। या गाड़ी की सीट बेल्ट वार्निंग होती है, आप गाड़ी चला रहे हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो वो गाड़ी की बीप बजती रहेगी, टी टी की आवाज आती रहेगी। जैसे ही आप सीट बेल्ट पहनेंगे वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। द मोमेंट यू विल वेयर द सीट बेल्ट दैट वॉइस विल बी गॉन, ठीक है ना। सो व्हाट हैपन इज कि आप एक बिहेवियर को रीअकर करवाते हैं बिकॉज यू रिमूव अ नेगेटिव स्टिमुलाई, ठीक है, इन द फ्यूचर। तो वो बिहेवियर आप फिर दोबारा, अच्छा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट में आपका एम जो है वो रेकरेंस ऑफ द एक्टिविटी पे होता है, प्रिवेंटिंग द रेकरेंस ऑफ द एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट वार्निंग जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, और अगर आपने सीट बेल्ट फिर भी नहीं लगाई और अगर ट्रैफिक का वार्डन आपको रोक के गाड़ी का चालान कर दे, दैट्स पनिशमेंट। तो उस पनिशमेंट का जो मेन गोल है वो ये है कि नेक्स्ट टाइम आप सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। और रीइंफोर्समेंट जो है उसका फोकस ये है कि आप सीट बेल्ट को, यानी डिजायरेबल बिहेवियर क्या है सीट बेल्ट लगाना, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है सीट बेल्ट ना लगाना। तो पनिशमेंट इज फोकस मोर ऑन, ऑब्वियसली आउटकम तो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन पनिशमेंट का ज्यादा फोकस अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है और रीइंफोर्समेंट का फोकस डिजायरेबल बिहेवियर होता है, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन अपीयर्ड इन, इसकी एग्जांपल देखें। एन एम्प्लॉय इज लाउडली रेप्रिमांडेड फॉर अराइविंग लेट एट वर्क, However, if he arrive on time, the reprimand does not happen, डांट नहीं पड़ेगी, तो नेगेटिव स्टिमुलाई आपने खत्म कर दिया। इसी तरह सीट बेल्ट वार्निंग in the car, if the seat belt is not used, the annoying alarm will disappear the moment you will put the seat belt on, ठीक है ना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कब इफेक्टिव होती है, when occurs immediately after the event, when occurs frequently, very simple। ये डायग्राम इग्नोर करें, डायग्राम इज ऑफ नो यूज, ये गलत है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे पनिशमेंट है। खैर डायग्राम ना आएगी पेपर में, ना पूछी जाएगी, ना ड्रॉ करनी होगी। वर्क प्लेस पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी कैसे इस्तेमाल होती है, हाउ मैनेजर्स कैन यूज दिस थ्योरी एट द वर्क प्लेस। ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है पेपर में, दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड ट्वाइस इन द पेपर। मैनेजर्स दोनों किस्म के बिहेवियर्स को फोकस करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वर्क प्लेस के ऊपर। हाउएवर ये आर्ग्यू किया जाता है कि फोकसिंग ऑन रिवॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर विल बी मोर यूजफुल टू ब्रिंग पॉजिटिव हैबिट्स इन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज की रिजेंटमेंट कम होगी, उनकी बेचैनी कम होगी। रिजेंटमेंट कहते हैं बेचैनी को। जितना आप नेगेटिव बिहेवियर्स को टारगेट करेंगे एम्प्लॉइज उतने ज्यादा बेचैन हो जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पॉजिटिविटी। ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, सेट क्लियर एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, टारगेट क्लियर और रीजनेबल सेट करें, ठीक है। आप अगर रिवॉर्ड्स को बहुत मुश्किल टारगेट के साथ एसोसिएट कर देंगे सो दैट वुड अफेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो पहला काम तो ये है कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो टारगेट्स जो है वो रीजनेबल सेट करें, ठीक है, टारगेट इतने मुश्किल सेट ना करें ताकि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स। पार्टिसिपेटिव अप्रोच को यूज करते हुए म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ एम्प्लॉइज के रिवॉर्ड्स को चूज करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़ें। अ पैराशूट जंप एक्सपीरियंस वुड नॉट बी अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर समवन हु इज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स। एक एम्प्लॉय को डर लगता है ऊंचाई से, उसने अपने टारगेट मीट किया, परफॉर्मेंस अच्छी दी, उसको आपने भेज दिया पैराशूट जंपिंग के लिए, वो तो बेचारा कानों को हाथ लगा लेगा कि जी आइंदा मैंने काम ही नहीं करना। इसी तो रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट बी अलाइंड। याद है हमने डिस्कस किया था वो वैलेंस का कॉन्सेप्ट। ये वैलेंस ही है ना एक किस्म की, कि आप उस रिवॉर्ड को एसोसिएट करें और जो कि एम्प्लॉय वैल्यू करता हो। एंड देन managers should also encourage desirable behavior such as teamwork, quality production, punctuality। ये वो सारे पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं जिनको वर्क हैबिट्स में कन्वर्ट करना होता है।
ऑब्वियसली नेगेटिव बिहेवियर्स को इरेडिकेट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पॉजिटिव बिहेवियर पे फोकस करें। एक एम्प्लॉय लेट आता है ना, पंक्चुअल नहीं है, तो इस लेट आने के बिहेवियर को इरेडिकेट करने का आइडियल वे है कि आप उसकी पंक्चुअलिटी पे फोकस करें, उसे आप रिवॉर्ड प्रॉमिस करें जब भी वो टाइम पे आए, तो वो लेट आना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। ठीक है ना? तो ये 3 टैक्टिक्स हैं। इस पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था सितंबर 2019 में, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर 2019 में 7 नंबर का सवाल था। ये देखें जरा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। इट वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 था पेपर का, आखिरी सवाल था। रीड द स्टेटमेंट। शाह रहमान इज अ न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ प्लूटो लिमिटेड। शाह रहमान प्लूटो लिमिटेड का एक नया सीईओ हायर हुआ है। ही इज नोन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड एग्रेसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वो मशहूर है अपनी डिसीजन मेकिंग से और अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। उसे लोग एग्रेसिव प्रैक्टिसेस से जानते हैं, मतलब बड़े सख्त डिसीजन लेता है। ठीक है, ही टेक्स वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजंस इन हिज फर्स्ट मीटिंग विद द डिपार्टमेंट्स। अच्छा, उसने नोटिस किया आते साथ ही कि डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो रेडिकली इंप्रूव की जा सकती है। डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो उसने आते साथ ही अपनी पहली मीटिंग में क्या किया, उसने डिपार्टमेंटल मैनेजर से कहा कि मैं जी हर महीने के शुरू में आपको बताऊंगा आपके मंथली टारगेट्स, और फिर मैं आपके से हर महीने के एंड पे एक मीटिंग किया करूंगा, और उस मीटिंग में मैं एक लिस्ट मेंटेन करूंगा उन मैनेजर्स की जिन्होंने अपने टारगेट्स मीट नहीं किए होंगे। ठीक है, और मैं सबके सामने उनको क्वेश्चन करूंगा। आई विल बी क्वेश्चनिंग द मैनेजर्स ऑन लोअर परफॉर्मेंस। मैं लोअर परफॉर्मेंस पे क्वेश्चनिंग करूंगा। सो मैनेजर्स हैव बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव द सेट टारगेट्स। जब से उसने ये अनाउंस किया है, मैनेजर्स जो है उनको तसल्ली बच गई है और वो मेहनत कर रहे हैं टारगेट्स को अचीव करने की। सो पहला पार्ट देखें, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट बीइंग अप्लाइड बाय शाह रहमान एट पीएल। हाँ जी, कौन सी रीइंफोर्समेंट यूज कर रहा है? विच रीइंफोर्समेंट इज ही यूजिंग? नेगेटिव। हाँ, शाबाश। दिस इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल है। अब इसमें आपने लिखना क्या क्या है? इसमें आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं? रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलाई फॉलोड बाय अ डिजायरेबल बिहेवियर। और इस केस के अंदर स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई क्या है आपका? क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चनिंग द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। और डिजायरेबल बिहेवियर क्या है? अचीविंग सेट टारगेट्स। डिफाइंड टारगेट्स को अचीव करना, ये डिजायरेबल बिहेवियर है। Mention how Shah Rahman is ensuring that type of reinforcement theory he is applying would remain most effective. वही 2 कंडीशन जो डिस्कस की, occurs immediately after the event and occur frequently। ठीक है ना, immediately occur हो इवेंट के बाद और फ्रीक्वेंटली हो। टैक्टिक्स जो भी डिस्कस किए, तीनों टैक्टिक्स। ठीक है, पहला टैक्टिक, सेट आइडेंटिफाइबल एंड क्लियर टारगेट्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। नंबर 3, एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। 3 मार्क्स में तीनों टैक्टिक्स लिखने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 नंबर का सवाल है। आसानी से इन 7 मार्क्स में आप 90% तक ले सकते हैं। इट्स वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इससे पहले ऑटम 19 से पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर में कब आया था? ये वाला क्वेश्चन ऑटम 19 से पहले आया था जनाब मार्च 18 में। मार्च 18 की अटेम्प्ट थी, 8 नंबर का सवाल था। in March 18 it was 8 marks question। ये देखें, 5 marks में पूछा गया है what do you understand by positive and negative reinforcement, give one example of each। और फिर वही तीनों टैक्टिक्स पूछे गए हैं 3 मार्क्स में। तो देखें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ये वाला पार्ट बी देख लें और इसका पार्ट सी देख लें। ठीक है, इसका पार्ट सी देख लें, सेम क्वेश्चन रिपीट भी होता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होता है। तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी पेपर में 3 दफा आ चुकी है अभी तक। किताब का कोई भी टॉपिक जो मोर देन 3 या 3 टाइम्स आ चुका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट थ्योरी एंड दैट इज इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एक दफा आई है पेपर में अभी तक, मार्च 2017 में, मार्च 2017। It is the last theory out of the 8 theories we have been talking for the last 7-8 days। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है और इक्विटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इंसानी फितरत है कि वी वांट जस्टिस। हम चाहते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट फेयर हो, इंसाफ हो। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट क्रिएट फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, प्रोसीजर्स एंड इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट। इक्विटी थ्योरी की बेसिकली 2 शाखें हैं।
इक्विटी थ्योरी जो है इसकी दो शाखाएं हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट क्रिएट इक्विटी। ये फैक्टर्स जो इक्विटी क्रिएट करते हैं उस पर बेस करता है। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट it is based on the process and the factors that create fairness perception, that create fairness perception। ठीक है, वो फेयरनेस परसेप्शन कैसे क्रिएट की जाती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ये बात करता है फेयरनेस परसेप्शन। खैर हम सिर्फ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, विल ओनली टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम सिर्फ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, कंटेंट क्या है, कंटेंट थ्योरीज वाला कॉन्सेप्ट, और वो प्रोसेसेस क्या है दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फेयरनेस परसेप्शन। ठीक है, तो प्रोसेस थ्योरीज को फोकस करता है। खैर इन समरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट क्रिएट एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। हम 3 फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे फेयरनेस परसेप्शन पैदा होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरएक्शनल जस्टिस। और इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स है, इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल। ये काट दें, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है द फेयरनेस दैट इज एसोसिएटेड विद डिसीजन आउटकम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एक एम्प्लॉय है जिसने अपने परफॉर्मेंस टारगेट अचीव किए 1 साल के, और उसका एक कॉलीग है उसने भी सेम परफॉर्मेंस टारगेट्स अचीव किए, लेकिन उस एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट है 10,000 का, उसके जो उसका कॉलीग है उसका सैलरी इंक्रीमेंट है 20,000 का। ठीक है, तो इट मींस के डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस है, इट मींस दैट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज नॉट देयर। सो इट इज द फेयरनेस of outcomes and distribution of resources. Then we have procedural justice, the fairness of the process that leads to the outcome. जिस प्रोसेस से एम्प्लॉइज गुजरते हैं वो प्रोसेस सबके लिए क्या सेम है या सेम नहीं है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो है उसने छुट्टी लेनी है तो उसको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसके दोस्त ने छुट्टी लेनी है तो वो बॉस को एक एसएमएस कर देता है। तो जब प्रोसेस सेम नहीं होता तो इसे कहते हैं कि प्रोसीजरल इनजस्टिस है, द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस दैट लीड टू द आउटकम। फॉर एग्जांपल, डिड एक्यूज रिसीव अ फेयर ट्रायल, क्या एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल से गुजारा, फेयर ट्रायल मींस क्या उसकी बात सुनी। बेसिकली प्रोसीजरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड एब्सेंस ऑफ बायस इन अ प्रोसेस। गरीब का कानून और है और अमीर का कानून और है, दिस इज प्रोसीजरल इनजस्टिस। अगर आपके प्रोसेसेस कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एथिकल नहीं है, अनबायस नहीं है, तो ये प्रोसीजरल इनजस्टिस कहलाता है। देन वी हैव इंटरैक्शनल जस्टिस। इंटरैक्शनल जस्टिस जो होता है इसके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आ जाती है और इसके अंदर इंटरपर्सनल जस्टिस भी आ जाता है, इंफॉर्मेशनल जस्टिस भी आ जाता है। किसी को आपने जो न्यूज देनी है, क्या वो सेंसिटिविटी के साथ दे रहे हैं, क्या आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं किसी के डिसीजन को वंस हैज बीन मेड। इंटरैक्शनल जस्टिस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल। इंटरपर्सनल जस्टिस इज द परसेप्शन ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोप्राइटरी ऑफ वंस ट्रीटमेंट। देखिए इज्जत हर कोई डिजर्व करता है, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट है चाहे वो आपका सीनियर है, रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपका सबॉर्डिनेट है तो उसको आप अब्यूज करेंगे और अगर आपका सीनियर है तो उसे आप जी के बात करेंगे। इंटरपर्सनल जस्टिस डील्स विद द परसेप्शन ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोप्राइटरी इन वंस ट्रीटमेंट। Everyone deserves to be treated fairly. Everyone deserves to be treated in the same manner. हर इंसान चाहता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो फेयर हो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक दूसरे के साथ इक्वल हो। Informational justice is the adequacy of explanation given in terms of specificity, truthfulness and timeliness. आप जब किसी को कोई इंफॉर्मेशन ब्रेक करते हैं तो क्या वो स्पेसिफिक है, उस यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी का राइट है, if a person deserves to be informed on a certain thing, तो क्या आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्पेसिफिकली दे रहे हैं, ट्रूथफुली दे रहे हैं, टाइमली दे रहे हैं। ठीक है, ये उसका राइट होता है। तो इंफॉर्मेशनल जस्टिस जो है दैट इज दैट अ पर्सन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिसिटी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ और टाइमलीनेस के साथ।
तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट जस्टिस की टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। ये क्वेश्चन मार्च 2017 में आया था पेपर में, 6 नंबर का सवाल था। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, तीनों नाम दिए गए थे और 6 नंबर का क्वेश्चन था। वेरी बेसिक क्वेश्चन वाज देयर। सो हियर वी कंक्लूड आवर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यहाँ हमारी थ्योरीज कवर हो जाती। हमने टोटल 8 थ्योरीज पढ़ी हैं। अगर आप इसको एक दफा क्विकली ओवरव्यू देखें, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक आपके पर्सनल लेवल पे जो आपकी डीलिंग होती है विद अदर पीपल। इंटरपर्सनल जस्टिस इज द जस्टिस ऑफ इंटरपर्सनल डीलिंग्स, इंटरपर्सनल डीलिंग्स का जस्टिस। अभी तक हमने इसमें टोटल 8 थ्योरीज को डिस्कस किया है। हमने मैस्लो पढ़ी है, हमने चैप्टर का आगाज किया था मैस्लो से। फ्रॉम हेयर वी स्टार्टेड, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था जनाब। दिस वाज मैस्लोज नीड थ्योरी, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी हमने। ये हमने टोटल अभी तक 8 थ्योरीज डिस्कस की हैं। पहले हमने पढ़ी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। फिर हमने पढ़ी है विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल और हमने मैकक्लेलन की नीड थ्योरी पढ़ी। फिर हमने गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी है, इक्विटी थ्योरी पढ़ी है और हमने सेल्फ एफिकेसी थ्योरी डिस्कस की। तो ये 8 थ्योरी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दीज 8 थ्योरीज, ठीक है। सो हियर वी कंक्लूड द थ्योरीज। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। कल हम रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। रिवॉर्ड्स मेनली 2 किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो हैं जो कोई कंट्रोल करता है आपके लिए, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो होते हैं जो विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, आप इन्हें खुद कंट्रोल करते हैं। ये डिस्कस करेंगे। फिर ये एक बड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है, व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, से ज्यादा कमेंट्री है। हाँ, फिर असल टॉपिक ये है रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। रिवॉर्ड्स कैसे मोटिवेट करते हैं, पे और प्रमोशन कैसे मोटिवेट करती है, इंडिविजुअल लेवल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, कैश बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, फिर ग्रुप्स के लिए रिवॉर्ड्स होते हैं, कंपनी वाइड बोनस होते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट फीडबैक। तो टुमारो हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कल वाइंड अप करेंगे और कल हम लीडरशिप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। वील ओपन द 8th चैप्टर लीडरशिप। 8th चैप्टर हमारा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चलेगा और उसमें हम फिर इसे फाइनली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम लोग 8th चैप्टर को ओपन करेंगे, ठीक है। विल ओपन द 8th चैप्टर टुमारो। कोई क्वेश्चन, मैं 6th चैप्टर का टेस्ट में अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। आई लास्ट टीए के उसको अनाउंस कर दे बाय टुमारो होपफुली। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी क्वेरी यू हैव? ऑल गुड? अपनी अपनी रूटीन्स थोड़ी सी बेहतर कर लें, अपने स्केड्यूल्स इंप्रूव कर लें। आई होप कि आप लोगों ने साथ साथ रिवीजन्स भी शुरू कर दी हुई हैं, तो अपनी रिवीजन्स को भी थोड़ा सा मैच करें ताकि आप टाइमली अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के काबिल हों। तो रिवीजन्स करें, अपनी अपनी प्रॉपर टेस्ट की तैयारियां करें। मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम विच यू कैन डेडिकेट, क्योंकि आगे अब आपके पास हार्डली फरवरी का महीना है। तो जनवरी एंड होते होते आप जरा मेहनत करें और अपने सारे के सारे जो टारगेट्स हैं उनको डिफाइन करें, ठीक। चलें, कल इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।